हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। बिना रीडिंग, बिना रिवीजन और बिना प्रैक्टिस के ये एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और 50 दिन केवल आज से बचे हुए हैं। बहुत 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 आसानी से एक बात आप समझ लो, बिना प्रैक्टिस और बिना रिवीजन के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आप लोग भले देख लो, यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत 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 गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो डेली पूरी क्लास अटेंड करते हैं या फिर अपने और भी टारगेट्स को पूरा करते हैं। बहुत कम लोग हैं, उसमें से 4 से 5 लोगों का मेरे पास डेली मैसेज आता है जब वो दिन के टारगेट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। डेली उनका एक मैसेज आता है कि सर आज के टारगेट थे, ये कंप्लीट हुए। और जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस जहां पे मैं कराता हूं, उनके उनके वो उनके नोट्स बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे जो उनके क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, उनके नोट्स वो बनाते चले जा रहे हैं। मुश्किल से 2 से 4 पेज के उनके नोट्स बनेंगे और 1000 पीवाईक्यूज पॉलिटी के हो चुके होंगे, है ना। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट के करेंगे। तो वो लोग अभी से काम शुरू कर चुके हैं। बहुत लोग बैठ के लेट के वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मत करो ऐसा। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप कर रहे हो। आपको लग रहा है अभी 1 घंटे देख लेंगे, बाद में इसके नोट्स बना लेंगे। वो समय नहीं आता है, बहुत तेजी से समय निकलेगा। एग्जाम की डेट कब आ जाएगी आपको रियलाइज भी नहीं होगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जो भी मुझे बताना था मैंने बता दिया। सीधे क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और 801 नंबर क्वेश्चन से हमें शुरू करना है। बाइलिंगुअल रखेंगे, जैसे कल भी सारी चीजें मैं इंग्लिश में भी बता रहा था और हिंदी में भी, वैसे ही करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। देखो, यहाँ पे समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यानी हम यहाँ पे किसकी बात करें, हम यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब है होमोसेक्सुअलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किससे रिलेटेड वो डिसीजन था होमोसेक्सुअलिटी का, तो मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, जो आईपीसी की धारा थी, सेक्शन 377, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377। ठीक है, इसमें पता क्या कहा था उसने, इसने कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी इज डायरेक्टली, देखो एक तो किससे रिलेटेड है, आईपीसी सेक्शन 377 से। ठीक है, और जो जजमेंट था, मैं आपको एक जजमेंट भी बता देता हूं। जो केस था वो नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में आया ये, राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द पार्ट ऑफ सेक्शन 377 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्लियर, यानी ये जो पहले ये जो आईपीसी सेक्शन 377 था, ये होमोसेक्सुअलिटी को एक अपराध मानती थी। ठीक है, लेकिन जब 2018 में ये डिसीजन आया नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, तो इसके बाद से आईपीसी सेक्शन 377 को क्या कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। यानी ये सेक्शन क्या हो गया इस डिसीजन के बाद, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, कोई डाउट यहां तक क्लियर। यानी पहले ये क्या था, आईपीसी का जो सेक्शन 377 है वो होमोसेक्सुअलिटी को क्या मानता था, एक अपराध मानता था। लेकिन जब ये केस हुआ नवतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जब सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां से जो डिसीजन आया, उसने सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पूरे की पूरी सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इससे का मतलब क्या हुआ, यानी ये अगर असंवैधानिक हो गया, ये सेक्शन जो है ये असंवैधानिक हो गया, तो जो होमोसेक्सुअलिटी है वो कहीं ना कहीं लीगल हो गई, राइट। क्लियर, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। और इंग्लिश में जब इसको आप पढ़ोगे लाइन, तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि 377 वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर ऐसा समझ लो, द कोर्ट डिक्रिमिनलाइज्ड कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन एडल्ट्स ऑफ द सेम जेंडर। यानी दो सेम जेंडर हैं, अगर उनके बीच किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो पहले वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल ऑफेंस था एक प्रकार का, लेकिन बाद में उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़ो। कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में
किस आर्टिकल के द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है? यानी जो इंटर स्टेट हम लोग करते हैं, व्यापार की जो बात की गई है, बिजनेस मान लो सीधे सीधे, ठीक है। तो इंटर स्टेट व्यापार जो भी है, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो बात की गई, किस आर्टिकल के अंतर्गत फ्री बताया गया, फ्रीडम दी गई है उसको? पढ़िए, सवाल पढ़ के आप करो। सबसे पहले मैंने तो तोड़ दिया सवाल को इंग्लिश में, ठीक है। अंतरराज्यीय व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा दी गई? तो पहले एक चीज ये ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19 है वो हमें फ्रीडम तो देता है ना। और उसमें जब आप उसके सारे पार्ट्स पढ़ते हो, आर्टिकल क्लॉज 1D A B C D, तो उसमें आप क्या देखते हो? उसमें देखते हो कि आपको पूरे इंडिया में कहीं भी फ्रीडम दी गई है जाने की, राइट। तो कहीं ना कहीं जब तक आप जाओगे नहीं तो व्यापार होने वाला है नहीं। तो उसी में आपको उसमें एक ऑप्शन पढ़ोगे, व्यापार की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये देखो, इसकी तो दी गई है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, 301 से लेके 307 तक भी दी गई है। जैसे 301 क्या कहता है कि इन पूरे इंडिया में आप ट्रेड एंड कॉमर्स का काम कर सकते हो, ठीक है। 302 क्या कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको जनहित के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। यानी अगर पार्लियामेंट चाहे तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, मान लो कोई ऐसा बिजनेस है तो इस वजह से पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो क्या कर सकता है, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देता है। 303 क्या कहता है? आर्टिकल 303 की जब हम बात करते हैं तो इसके अब सारे आर्टिकल लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूं कि 301 से लेकर 307 तक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता इनके अंतर्गत आती है। क्लियर? चलें नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा कंटेंट, अभी कई सारे क्वेश्चंस भी करने, टाइम भी लग जाएगा। मैं फिर जब कभी आप बताना मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। चलो, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त। तो कौन सा सही नहीं पूछा है? तो आई थिंक दिस पॉइंट जो है सवाल आप बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। अच्छा, राज्य के, कल मैंने बताया था ना, अगर किसी भी स्टेट के नेम में चेंज करना होता है तो उसमें क्या स्टेट लेजिस्लेचर का रोल है? बताओ, आप मुझे बताओ। जब भी किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो, है ना, मैंने कल बताया था कि नेम चेंज करना हो या बाउंड्री चेंज करनी हो या कुछ भी चेंज करना हो तो क्या हम स्टेट लेजिस्लेचर पे डिपेंडेंट हैं? नहीं। यानी ये गलत है, यही ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर? किसके पास पूरी पावर है? पार्लियामेंट के पास। जिस भी पावर की हम बात करते हैं वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्लियर? यानी आप जब पढ़ोगे तो सीधे सीधी लाइन आपको यही देखने को मिलेगी कि राज्य के नाम में परिवर्तन करने की अंतिम शक्ति संसद के पास है, ना कि राज्य विधानसभा के पास। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, संसद जब, पार्लियामेंट जब ऐसा करता है ना तो सबसे पहले उसको एक बिल पेश करने से पहले, मान लो पार्लियामेंट चाहे कि नहीं मुझे इस स्टेट का नाम चेंज करना है, तो उसके पहले बिल उस स्टेट की, मान लीजिए ए स्टेट का नाम चेंज करना है तो पार्लियामेंट क्या करेगा? सबसे पहले ए स्टेट को एक बिल भेजेगा। सुनो, मतलब बिल लाने से पहले, सॉरी, बिल लाने से पहले, अगर बिल उसको लेके आना है पार्लियामेंट में तो बिल लाने से पहले ए स्टेट से वो परामर्श जरूर लेगा। अब वो अलग बात है, ए स्टेट ने बोल दिया कि नहीं, आप नहीं, ऐसा नाम नहीं चेंज कर सकते, अब वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि उसने बोला है, बाध्यकारी है या नहीं, वो अलग चीज है। क्लियर? चले, अब कानून के समक्ष समानता की अगर बात की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल 14 की बात की जा रही है यहाँ पे, राइट? क्लियर? अब नए राज्य के निर्माण की वही चीज है ना, अगर आपको नया स्टेट भी बनाना है तो उसकी भी पावर पार्लियामेंट के पास है, ये भी सही है। और सरकारी नौकरी में जो अवसर की समानता है, आर्टिकल 16, ये आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 14। ये आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 16। क्लियर? चलें नेक्स्ट सवाल। चल, वो भारतीय जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन के अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किए गए थे, ये है वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल WRI। क्लियर? इसको ऐसे लिखते हैं।
1988 में वॉर रजिस्टर इंटरनेशनल के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे, पता है आपको? तो ध्यान रखना, नारायण देसाई। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक और महाधिवक्ता और भारत का महान्यायवादी। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये कितनी इजीली आप मिला लोगे, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। क्लियर? क्लियर? अभी मैं सीएजी की बात करूं तो किससे मिलाओगे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, इसको एक से मिलाओगे आप, है ना? पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति से, राइट? अच्छा, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता की जब बात करो, और अटॉर्नी जनरल। अच्छा आप बताओ, अटॉर्नी जनरल को किससे मिलाओगे? अटॉर्नी जनरल यानी आपने पढ़ा है ना भारत का महान्यायवादी के बारे में, कल मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है जिसमें लोकसभा की बैठक भी शामिल होती है। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम दो से मिलाएंगे, यानी संसद की अगर वो कोई भी कार्यवाही चल रही है उसमें भाग ले सकता है। ऑब्वियस सी बात है। महाधिवक्ता का देखो, महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, इसका उच्चतम न्यायालय से कोई सीधा संबंध नहीं है। ठीक है? जब हम एडवोकेट जनरल की बात करते हैं तो उसका राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जिस तरीके से मिलान किया जा रहा है ये सही है हमारा। तो पहला का तीसरा, फिर 1 2 4। क्लियर? ये आंसर हो जाएगा हमारा 3 1 2 4। चलें आगे, जाइए ना। कौन सा नंबर सवाल है हमारा? 805 ए। ठीक है, चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा की प्रथम इस महिला स्पीकर कौन थी, बताएंगे? चलो क्वेश्चंस पढ़ो फिर सॉल्व करो। पहली महिला स्पीकर कौन थी? पहली, मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर थी। चलें, क्लियर? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं, क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, NWDA लिख लो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, NDWA। इसकी स्थापना कब हुई? ध्यान रखना 1982, राइट? क्लियर? 1982 राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1982। चलो, निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? चलो बताओ, सही कालक्रम आपको बताना है। ठीक है, चलो बताओ। ईयर पता होंगे तो कर लोगे, राइट है ना? जैसे ताशकंद समझौता, फरक्का, भारत सोवियत संघ एंड सिमला समझौता। तो चलो बताओ, सिमला समझौता सबसे पहले बताओ कब हुआ? 1972 में हुआ था, पता है आप सबको, राइट? 1972 में हुआ है। अच्छा, जो शिमला समझौता हुआ है अगर ऐसे देखा जाए तो 2 जुलाई 1972 को, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ, तो सभी को पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब भारत सोवियत संधि कब हुई थी? इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन इसको बोला जाता है, लेकिन खैर वो अलग चीज है, उस पर अभी मत जाओ। 9 अगस्त 1971। क्लियर? अच्छा, फरक्का समझौता की बात करें तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता। सबसे पहले ये ध्यान रखना, किसके बीच होता है? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच। और हुआ कब था? 12 दिसंबर 1996। ताशकंद समझौता कब हुआ है? ये हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये भी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये भी हुआ था, है ना? और ये हुआ कब था? 10 जनवरी 1966। क्लियर? तो एक बार रिवाइज कर लो, मैं तो कहूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं, रिवाइज कर लो। शिमला समझौता 1972, 2 जुलाई 1972, भारत सोवियत संघ 9 अगस्त 1971, फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1996, इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। क्लियर? यानी शिमला एग्रीमेंट की बात करो, फरक्का एकॉर्ड की बात कर लो, या ताशकंद एग्रीमेंट की बात करो, या इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन जिसको भारत सोवियत संधि भी बोला जाता है,
तो अब मिलाओ चलो, पहले कौन आ रहा है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1966 है ना, फिर 1971, फिर 1972, फिर ये, यानी 4 2 1 3। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चले। चल आओ। किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? यानी कहीं ना कहीं फेडरलिज्म की तरफ चली थी, ऐसा सवाल में पूछा गया है। तो पता हुआ क्या था, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। जब हम 1970s की बात करते हैं, है ना, जब मैं 1970s की बात करता हूं तो उस समय बहुत सारी गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो नॉन कांग्रेस सरकारें थी, जैसे तमिलनाडु में डीएमके, पंजाब में अकाली दल, है ना। मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सिर्फ डीएमके, अकाली दल। अब इन राज्यों ने केंद्र सरकार से बहुत ज्यादा क्या इन्होंने पता सेंटर से क्या बोला, मुझे ऑटोनॉमी दो, है ना। इन्होंने बोला मुझे ऑटोनॉमी दो, इन्होंने बोला मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए, इन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय स्वतंत्रता की मांग शुरू कर दी इन लोगों ने। इस तरीके से कई बार क्या हुआ ना, सेंटर और स्टेट के रिलेशन के लिए, बहुत उसको सही रखने के लिए कई बार बहुत सारे आयोग भी बने। इन आयोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी मांगे, मतलब इन्होंने अपनी अपनी बात रखी कि नहीं ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो आप क्या देखोगे कि 1970 के दशक से ही आप देखोगे कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन था ना, जो केंद्रीयता थी, सारी पावर किसके पास थी, पहले केंद्र के पास, धीरे धीरे फेडरलिज्म की तरफ खिसकी, बड़ी संघवाद की तरफ खिसकना शुरू हुई। लेकिन जब आप देखोगे कि 1980s की जब हम बात करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत तेज हो चुकी थी। यानी अगर आप खिसकने की बात करो तो 1970s, लेकिन कई बार इसका आंसर 1980 भी माना जाता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं थोड़ा कंफ्यूजन है इस सवाल पे। इसका आंसर आप यहां पे देखोगे जो माना गया था वो 1980 माना था, 809 का क्या सी माना है ना इन लोगों ने, हाँ 1980 माना था। लेकिन अगर सिर्फ खिसकने की बात की जाए नॉर्मल, 1970s था उसका आंसर। लेकिन चलिए जो माना वो मैं आपको बता देता हूँ। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी है कहां पे? इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, हेलो, इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, ये कहां पे है पता है? माउंट आबू, राइट। क्लियर? ये सीआरपीएफ की ही एक यूनिट है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सीआरपीएफ जो है हमारा, उसकी एक यूनिट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। पहले 2 स्टेटमेंट है हमारे, उनको देखते हैं क्या कह रहे हैं। पढ़ो। कह रहा है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, मतलब राज्यसभा कभी स्थगित नहीं होती, मतलब बंद नहीं हो, टूटती नहीं है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलो बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसमें क्या दोनों सही है? आराम से आप पढ़ो सबसे पहले। तो ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल सही है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य आते रहते हैं। तो कभी पूरी तरीके से इसका डिसोल्यूशन आप देखोगे ही नहीं, है ना। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल होता है, और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्यकाल कितना होता है पता है आपको? 6 वर्ष होता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब नेक्स्ट सवाल में क्या करें, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 1967 में आम चुनाव के बाद भारत के जो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पे आप इनस्टेबिलिटी देखोगे। क्या देखोगे? देखो बहुत डिटेल में तो अभी बता नहीं सकते हम, सिर्फ क्वेश्चंस करना है, आगे बढ़ना इस तरीके का, बार बार जरूरी नहीं सवाल है ना। तो आप क्या देखोगे, हरियाणा एक ऐसा स्टेट था जहां पे आप बहुत ज्यादा डिफेक्शन देखते हो। इस डिफेक्शन से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया? ठीक है, आपको ये कमेंट में बताना है। एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब है और किस शेड्यूल के अंतर्गत है, ये भी बताएंगे, ठीक है। चलो
इसको कमेंट करेंगे, बाकी मैं आपको बताता हूं। तो हुआ क्या, बहुत सारे हरियाणा के बहुत सारे विधायकों ने डिफेक्शन शुरू किया, बहुत सारी सरकारें लगातार गिरती नहीं बदलती नहीं। यहीं से आपको देखोगे कि आया राम गया राम का कॉन्सेप्ट निकल के आया था। आया राम गया राम मतलब एक विधायक थे जो कभी इस पार्टी में आते कभी उस पार्टी में जाते, और उनके आने जाने से ही सिर्फ पार्टियां, पूरी की पूरी सरकार गिर रही थी, है ना। तो आप 1967 तो 71 के बीच में आप देखोगे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हुआ है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। कई बार बिहार का भी इसमें आता है, लेकिन हरियाणा ही आप देखोगे कि राजनीतिक अस्थिरता, जो आया राम गया राम वाला जो मुहावरा है, ये हरियाणा के लिए ही बना है। तो आप वहां से इतना समझ लो कि अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड आप हरियाणा में ही देखोगे। लेकिन जैसे अब देखो, आप सबसे ज्यादा सरकार हरियाणा में बनी गठबंधन, लेकिन जब नॉर्मल ऐसे भी कभी देखा जाएगा तो इसका आंसर बिहार भी लोग मानते हैं, लेकिन खैर हरियाणा मान के चलो भी आप। बार बार सवाल आए ऐसा जरूरी नहीं है, है ना। भारत में बहुत सारे प्रवासी भारतीयों से जुड़ने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो 2003 में। क्लियर? पहली बार 2003 में शुरू हुआ था ये, और हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जैक्ट शायद यही है, हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है ना। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? वेरी गुड क्वेश्चन। सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? जीके वाला सवाल है, लेकिन बढ़िया सवाल। तो मैं आपको बता देता हूं, श्री माओ भंडार नायके। कब बनी थी? 1960s में। कहां की बनी थी? श्रीलंका की। और ये 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री रही। जब इनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो इसके बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद, इन्होंने अपना पद संभाला और 3 बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी। और जैसे आप देखोगे कि इसके बाद भी बहुत लोग बनी। इसके बाद जैसे आप देखोगे गोल्डा मेयर जो थी, एक थी गोल्डा मेयर, ये इनके बारे में जब आप पढ़ते हो, इनको जब आप देखोगे कि 1969 में बनी। कहाँ की बनी थी पता है? इजराइल की। ठीक है, फिर जब आप 1966 की बात करते हो तो इंदिरा गांधी बनी, राइट, है ना। और जो मार्गरेट थैचर थी वो यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री बनी थी 1979 में, है ना। लेकिन खैर अभी आपसे जो सवाल पूछा गया उस पर चलो, ये एकदम प्योर जीके के सवाल हैं, ये डायरेक्ट आते नहीं है वैसे, है ना। मतलब डायरेक्ट अब नहीं पूछे जाते, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है इस वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या करें। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी, इसको शुरू किसने किया था? मतलब तटस्थता का मतलब क्या होता है? नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो उसमें नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट शुरू किसने किया था पता है आपको? जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। आप देखोगे जवाहरलाल नेहरू ने ही इसकी शुरू करी थी। आप गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको बोलते हैं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो एक साइड यूएसए था, एक साइड रसिया था, तो दोनों गुट थे, किसी एक में जाना था। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट निकला कि इंडिया ने बोला नहीं, मैं नॉन अलाइनमेंट पे रहूंगा, ना मैं रसिया का गुट ज्वाइन करूंगा ना यूएसए का गुट ज्वाइन करूंगा, दोनों से एक समान दूरी बनाए रखा। और भारत को अपनी संप्रभुता और विदेश नीति में अपने खुद के निर्णय और अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए ये चीज लाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में जब हम आईआर पढ़ते हैं, वहां पे कभी आप देखना, जब आईआर बहुत डीप में पढ़ोगे जब कभी, तो वहां पे इसके बारे में बहुत सारे इसके प्रोस भी आपको देखने को मिलेंगे, इसके कॉन्स भी देखने को मिलेंगे। और यही कुछ सब कुछ पढ़ना होता है, हमें प्रोस पढ़ना है, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला फिर, और इसके जब जो कॉन्स थे उसकी वजह से क्या आगे क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं आईआर में। लेकिन अभी उसका समय नहीं है डिस्कस करने का, तो आगे बढ़ो, खैर कोई बात नहीं। आप चिंता मत करना है, मैं मेंस की कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जो वाकई में आप लोगों से भी छुपी हुई हैं, और आप लोग हिंदी मीडियम वाले वाकई में बहुत हल्का समझते हैं इसको। लेकिन लिटरली मैं बता रहा हूँ कि हलवा नहीं है मेंस, वहां लिखना पड़ता है, बस इतना सुन लो, बाकी समझदार हो आप। तैयारी करने आए हो तो काफी कुछ समझते हो, समझदार हो। पता था पहले भी, जब आप इस तैयारी में कूदे थे तब भी आपको पता था कि बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन तैयारी में कूदने के बाद आप इतनी लापरवाही करोगे इसका अंदाजा नहीं था। क्योंकि कुछ बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि 1 साल उनका हो गया, 2 साल तक उनकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत बेटा मन से लग जाओ, वरना कब कहाँ किस जगह पहुंच जाओगे आपको अंदाजा भी नहीं है ना। इसलिए पढ़ाई ही है वो जो आपको सब कुछ दिला सकती है, और कुछ नहीं। आप इस तैयारी में आए हो, बहुत 90% चांस यही है कि आप मिडिल क्लास से हो, 90% चांस है। अगर बहुत रिच फैमिली से हो तो बात अलग है,
लेकिन 90% चांस यही है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, राइट। तो अब कॉमन सेंस की बात है, ये एक ऐसी चीज है जो आपको एक झटके में, आपने एक बार सफलता हासिल करी ना इस एग्जाम में, एक झटके में आपको मिडिल क्लास से सीधे के सीधे आपको एक ऐसी लॉबी में लेके आएगा, एक ऐसा पद दिलाएगा, एक ऐसे सम्मान दिलाएगा जो और कोई इतनी जल्दी नहीं दिला सकता। प्लीज ये इस बात को समझना, कोई बिजनेस कोई भी ऐसा आप सोचो ये कर लें, उसमें बहुत मेहनत है, मिलता है वहां भी सब कुछ जो भी आप करना चाहोगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है अगर इस तैयारी में कूद गए हो तो पूरे मन से लगो, ये एक झटके में आपको रातों रात दिलाएगा। एक साल की मेहनत, फिर एक रात जो रिजल्ट आएगा ना, एक जिस रात में, उस रात में आपकी किस्मत चमक जाएगी। बस देखते जाओ, सबकी नजर में तो वही एक झटका होता है, लेकिन आपकी नजर में वो मेहनत है जो रंग लाएगी। चलो, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में, चलो बताओ। सभी को पता है, बता चुके हैं, 9वें भाग में दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, राइट, 1992। क्लियर, चलें आगे। संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो तृतीय तल का मतलब क्या है? एक तो सेंटर था अपना, फिर स्टेट था, और थर्ड ईयर जो बना दिया गया, पंचायत बोल सकते हो या लोकल लेवल बोल सकते हो, देखो है ना, पंचायती राज बोल सकते हो, लोकल लेवल पे बोल सकते हो, ठीक है, लोकल बॉडीज लिख लो, उसमें पंचायती राज भी है, म्यूनिसिपैलिटीज भी है। तो आपको पता है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, और दोनों कब आए थे? 1992 में आए थे। क्लियर, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहा है? कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? चलो बताओ। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आर्टिकल 3 क्या कहता है। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 कहता क्या है, कोई बताएगा? देखो मैं आपको कॉमन सेंस से समझाता हूं, सिर्फ इजी तरीके से, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है संसद मौजूदा राज्यों की, यानी जो स्टेट हैं, है ना, उन स्टेट के एरिया में, ठीक है, उन स्टेट के नेम में, उन स्टेट्स की बाउंड्री में चेंज कर सकता है, ठीक है। अब आपने एरिया चेंज कर दिया, आपने नेम चेंज कर दिया, आपने बाउंड्री चेंज कर दिया, ठीक है, ये सब करके आप कहीं ना कहीं नए राज्य बना सकते हो, यानी आप न्यू स्टेट बना सकते हो, ये पावर है, आर्टिकल 3 देता है। राज्यों के क्षेत्र जो है उनको बढ़ाना है या घटाना है, उनकी सीमाओं को बदलना है, ये सब कुछ उसमें है। क्लियर है, ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन यानी आप नए राज्यों को बना सकते हो, राज्य के क्षेत्रों में चेंज कर सकते हो, राज्य की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कर सकते आप। ये चीज ध्यान रखना। क्या ये आर्टिकल 2 कहता है? आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट, आर्टिकल 2 ही पार्लियामेंट को पावर देता है। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये करता कौन है? पार्लियामेंट। हाँ, कंफ्यूज मत होना, ये काम करेगा कौन? पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर। तो आर्टिकल 3 किसको पावर दे रहा है? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 2 किसको पावर देगा? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट को पावर आर्टिकल 2 देता है कि भारत की जो इंडिया एज अ यूनियन, कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हो तो उसमें यही लिखा ना, भारत संघों का संघ है, मतलब राज्यों का एक संघ है, यूनियन है ना, यही आप पढ़ते हो, क्लियर। तो भारतीय संघ में नए राज्यों को अगर प्रवेश देना है या उनकी स्थापना करनी है नए राज्यों की, क्लियर, नए राज्यों का गठन कर सकता है, लेकिन जब मैं नए राज्यों को अपने राज्य में मिलाने की बात करता हूं तो ये उन राज्यों पर लागू होगा जो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे। क्लियर, यानी कोई ऐसा स्टेट है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया का पार्ट ही नहीं था, फिर उसको इंडिया के पार्ट में मिलाया जाए, फिर उसको इंडिया में मिलाया जाए। क्लियर, तो ये आर्टिकल 2 के तहत ये पावर है, आर्टिकल 3 के तहत नहीं है पार्लियामेंट के पास। इस चीज को ध्यान रखना। जैसे जब हम सिक्किम के बारे में पढ़ते हैं, जब सिक्किम का विलय हुआ था तो आर्टिकल 2 के तहत ही हुआ था। क्लियर, तो आर्टिकल 2 हमारा इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसे डी आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। सवाल देखो मस्ती के साथ, कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? यानी वो कौन से अधिकारी हैं जिनको संसद नहीं हटा सकती? चलो बताओ, देखो ध्यान से, मैं बताता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना है, यानी हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाना है अगर आपको। इन्हें संसद द्वारा ही हटाया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा ही हटाएगा सबसे पहले, है ना।
देखो कॉमन सेंस से समझना, संसद द्वारा हटाया जाएगा इनको। कैसे? इंपीचमेंट का प्रोसेस है ना, महाभियोग का, है ना, महाभियोग का प्रोसेस है, राइट। महाभियोग से हम हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी हम इसी प्रोसेस से हटाएंगे। क्लियर? इसमें भी पार्लियामेंट की आप भूमिका देखोगे। क्लियर? अच्छा हाँ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जब हम बात करते हैं, सीएजी की, जब हम सीएजी की बात करते हैं, इन्हें भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन बट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम यूपीएससी जैसी संस्था की बात करते हैं और इनके अध्यक्षों की बात करते हैं, पावर देख रहे हो आप, इन्हें कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति कब हटाते हैं, क्या रीजन है ना? तो जब पार्लियामेंट जांच कर लेता है, जांच पूरी हो जाती है, उसके बाद जो जांच का कारण है, मतलब हटाने का जो कारण है, वो कौन देगा? पार्लियामेंट ही तो देगी। जांच कौन कर रहा है? पार्लियामेंट कर रही है। तो कारण प्रेसिडेंट को कौन देगा कि नहीं इनको हटाओ, ये देखो रीजन है, तो प्रेसिडेंट तब हटाएंगे। लेकिन हटाने की सीधी भूमिका राष्ट्रपति की होती है, ना कि संसद की। संसद की केवल जांच की भूमिका होती है, ना कि सीधे हटाने में। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे केवल 3 आंसर होगा, इसमें नहीं है ना, तो ये 3 आंसर हो जाएगा हमारा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होगा। मतलब कह रहा है कि जो पंचायतों में, जो लोकल बॉडीज में जो निर्वाचन होते हैं, जब भी चुनाव की बात की जाती है, उन वो किसके अंडर में होते हैं? यार सभी को पता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अंडर में होते हैं ना, राइट। इसको इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर 243 के की बात आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आर्टिकल 243 के। अब अगर इसमें ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि ग्रामीण और स्थानीय शहरों में, स्थानीय निकायों में चुनाव जो हो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया जाए। ठीक है। अच्छा, भारत के निर्वाचन आयोग किस किस का चुनाव करा सकता है? उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य के विधानसभाएं। ठीक है, ध्यान रखना। और राज्य निर्वाचन आयोग की जब बात आती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत, नगर पालिका, इन जैसी चीजों की चुनाव, इन जैसे निकायों की चुनाव कराता है। ठीक है, चलो, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। कई बार आप सीधे सीधे सीवीसी लिखा देखोगे, तो ये इसका किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया? तो एक चीज ध्यान रखना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो कहीं ना कहीं इसका संविधान में किसी भी अनुच्छेद में वर्णन होगा ही नहीं। तो इसका एक एक्ट आया था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, इसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी। तो इसका कोई भी एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। चलो, 822 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? देखो, इसका आंसर है 15 वर्ष के लिए। ठीक है, यानी किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति प्रदान की, कि आप अंग्रेजी भाषा का यूज कर सकते हो। ध्यान रखना, 15 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग का सवाल है, बढ़िया सवाल है, चलो करो। चलो बताओ। एक साइड जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास और डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले अगर ऑर्डर की बात की जाए, तो जयंती पटनायक की जब आप बात करोगे तो 1992 से 1995 ईयर, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1992 से 1995। ठीक है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी। और जब हम ममता शर्मा की जब बात करते हैं, तो इनका ईयर था 2011 से 2014। ठीक, और डॉक्टर गिरिजा व्यास की जब हम बात करते हैं,
गिरिजा व्यास, तो इनका था 2005 से 2008, 2005 से 2008 भी था, और 2011 से 2000, एक सेकंड, ये 2011 से 2014 तो ममता शर्मा है, लेकिन आप देखोगे इनके बाद यही बन रहे हैं। डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी का देखोगे तो 2002 से, एग्जैक्ट ईयर तो शायद यही है। देखो अगर यार आप पूरा याद करने का प्रयास मत करना कि आप पूरा रट रहे हो इसको, बस आप देख लो एक बार, हर बार ये सवाल रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट्स के सवाल हैं वो जरूर गलत नहीं होने चाहिए। जैसे जो हम लोग कभी महान्यायवादी के बारे में देखते हैं, कभी लोकसभा राज्यसभा के बारे में देखते हैं, है ना, कभी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का सवाल देख रहे हैं, तो ये आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं ये गलत नहीं होने चाहिए, एक बार इनको बस देखना जरूरी है हमारे लिए। तो एक बार देख लो यहाँ से क्या बन रहा है। सबसे पहले 1 3 2, नहीं 1 4, पहले ये आएगा 1, फिर 4, फिर 3 2, 1 4 3 2 किसमें, 4 नंबर में है। इसका कितना आंसर है देखते हैं, 823 का, 823 का डी है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, मस्त हो गया सवाल अपना। चलो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 इया वाह के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? चलो बताओ। नागालैंड, हैदराबाद कर्नाटक, महाराष्ट्र गुजरात और लद्दाख। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो हैदराबाद और कर्नाटक की बात आती है। किसकी? हैदराबाद और कर्नाटक। चले नेक्स्ट सवाल पे। कौन सा युग्म सही नहीं है? मौलिक कर्तव्य, राज्य का भाग, भारत का महान्यायवादी और संघ राज्य अंतर्गत सेवाएं। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज की यहाँ पे बात की जाइए, ये तो भाग 4A में है, 4A में है। ठीक है, क्लियर है, तो सही है अपना, है ना। अच्छा, हम राज्य की स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो ये भाग 6 में है, ये भी सही है अपना। ठीक है। अच्छा, जब हम सर्विस की बात करते हैं यूपीएससी वाली, जैसी यूनियन एंड स्टेट सर्विस, स्टेट पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये किस में है? भाग 14 में है, ये भी सही है अपना, है ना, पार्ट 14 ये भी सही। लेकिन जब हम भारत के न्यायवादी की बात करते हैं, महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट कौन सा है? 5, और इसका आर्टिकल 76। क्लियर, चलें आगे। चलो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी ऐसी कमेटी है जो सबसे बड़ी है? बताओ। चलो, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। चलो देख लो आंसर, देख लो यहाँ पे आपको सबको दिख गया होगा, बी, प्राक्कलन समिति। एस्टीमेट कमेटी इसको बोला जाता है, एस्टीमेट्स कमेटी। लेकिन इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने मेंबर होते हैं? तो ध्यान रखना 30, और 30 के 30 किससे होते हैं? लोकसभा से। क्लियर, 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 मेंबर कहां से होते हैं? लोकसभा से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जंप करें। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे सीधे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? मतलब कौन सा आर्टिकल नागरिकता, सिटीजनशिप से रिलेटेड है? ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता है, 5 से 11। क्लियर, सिटीजनशिप से है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो, राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? सवाल कह रहा है कि मुख्यमंत्री को मिला के, है ना, मुख्यमंत्री को मिला के मंत्रियों की, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? मिनिमम पूछा है यहाँ पे। तो एक चीज ध्यान रखना, जब 91 यानी 91वां संविधान संशोधन जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 में आया, इसने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, यानी आप इसको बोलोगे तो लिमिट लगाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तो मिनिस्टर अपना मंत्री, चीफ मिनिस्टर तो होता ही है। आप इतना ध्यान रखना कितने नंबर की थी वो लिमिट? 15%। कितने परसेंट? 15%। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ लिमिट जो लगाई वो लिमिट थी 15% की लिमिट थी, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और उसमें आपको बताई गई कि जो मिनिमम
नंबर जो होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो 12 तो होने ही चाहिए। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना। बी आंसर इज करेक्ट हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया। किस एक्ट की, मतलब किस केस की बात की जा रही? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किस आर्टिकल से आया? सभी को पता है केशवानंद भारती किससे आया था? 1973 से। केशवानंद भारती वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला एक केस था 1973 में, और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर का जन्म देखते हो, राइट। चलो कौन सा एक सही नहीं है, चलो बताओ। चलो इसमें बताओ कौन सा एक सही नहीं है। अब बता ले जाओगे यार आप लोग। आर्टिकल 39 करेक्ट या नहीं? सही है। आर्टिकल 39 समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, मतलब आर्टिकल 31 डील्स विद सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, एंड आर्टिकल्स 39A ये इक्वल जस्टिस की बात करता है, समान न्याय यानी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड की बात की जाती है आर्टिकल 39A में, ठीक है। और आर्टिकल 40 की बात की जाए तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, राइट। आर्टिकल 44 की बात की जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन आर्टिकल 48 की जब बात करें तो ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 बात करता है कृषि पशुपालन के संगठन से संबंधित। क्लियर? क्लियर है? यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर? अच्छा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये किस आर्टिकल में बात की गई? ये आर्टिकल 50 में बात की गई। इंग्लिश मीडियम में बोल रहा हूं, आप समझ लेना। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव यानी न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये आर्टिकल 50 में कहा गया है। क्लियर आपको? चलें नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब जैसे ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। देखो फिर से यहाँ पे अटॉर्नी जनरल पे सवाल आ गया। देखो भारत के महान्यायवादी के संबंध में, है ना, क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा, अर्ह होगा। तो देखो मैं आपको इसको इंग्लिश में लिखे दे रहा हूं, आप इतना ध्यान रखना, मैं समझ लेना मैं बोल रहा हूं। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना। आर्टिकल 76 क्लॉज 1 क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या कहता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ पर्सन, the president appoint a person who is qualified to be appointed, who is qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court to be the attorney general। यानी सिंपल अगर इंग्लिश में आप इतना समझ लो, प्रेसिडेंट जो है वो एक ऐसे पर्सन को अटॉर्नी जनरल बनाएगा। क्या बनाएगा? अटॉर्नी जनरल बनाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता होगा, ठीक है। क्लियर? मतलब जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगी कि हम तुमको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दें तो तुम ही अटॉर्नी जनरल भी बनाए जा सकते हो। क्लियर? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, डोंट वरी। फिर कह रहा है अटॉर्नी जनरल को इतना वेतन, सैलरी मिलेगी जो संसद बताएगी। कह रहा है अटॉर्नी जनरल की सैलरी संसद डिसाइड करती, पार्लियामेंट नहीं, गलत, प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 76 क्लॉज 4, ठीक है। यहां तक सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके? कोई डाउट तो नहीं है अभी?
आर्टिकल 76 क्लॉज 4। चलें आगे। जैसा प्रेसिडेंट डिस्क्राइब करता है वैसा, तो केवल एक सही है, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे हम लोग, देखेंगे क्या कह रहा है। पढ़ो। देखो फिर बढ़िया सवाल है, ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संचात्मक नहीं, संघात्मक, ठीक, अर्ध संघात्मक कहा गया। अर्ध संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? करेक्ट है, क्लियर। हाँ ये स्टेटमेंट सही है, जो भारत की संघात्मक व्यवस्था को क्वाजी फेडरल कहा गया है। अच्छा, भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे पुनरीक्षण का अधिकार है, यानी जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश मीडियम, जुडिशियल रिव्यू, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी फ्री लीगल सिस्टम की बात कर सकते हो, है ना। जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की यहां पे बात की जा रही है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो क्या भारत में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसे जुडिशियल रिव्यू का राइट है? हाँ है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, लेकिन ये राइट होने का मतलब ये नहीं कि क्वाज़ा फेडरल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ए और बी सही तो है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो आर्टिकल 61, 67B, 94 एंड 90। चलो क्या कह रहा है, देखो आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग से जुड़ा हुआ है। अब पता यहाँ पे बगल में कुछ बेचने वाला है, वो लगाए है माइक, इतनी जोर गाना बज रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, बहुत जोर। थोड़ा धीरे बजा सकता है बालक? दोपहर में कोई सो रहा हो ना घर के पास, वो जग के बैठ जाए, इतनी तेज बज रहा है। खैर उनकी भी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं सारी, वो अपना। चलो इधर देखो क्या कह रहा है, 67B रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होना। उपराष्ट्रपति को हटाने की जब बात आती तो हेलो ये अनुच्छेद याद करने हैं। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, 67 खा उपराष्ट्रपति को हटाना है, 94 रिमूवल ऑफ द स्पीकर, स्पीकर को हटा दोगे, 90 पे सीधे हटाओ जाके जाओ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। तो चलो पहले का दो, ठीक है, ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी में ही आ रहा है, यानी 2 3 4 1, यानी कौन सा सवाल है हमारा, 833 का सी, करेक्ट। चलें आगे, याद कर लोगे, इनको याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई सब रिवीजन करते रहना, नहीं बाद में 8000 ये 800 सवाल हम लोग करने के बाद कहाँ तुम लोग खो जाओगे ना, पता भी नहीं लगेगा आपको। फिर कहोगे सर ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, 5 पेज यहाँ के पढ़ लें, 2 पेज वहां के पढ़ लें। अरे पढ़ते रहोगे क्या, एग्जाम भी निकालो। चलो आगे बढ़ो। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? वेरी गुड क्वेश्चन। चलो बताओ किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया? तो देखो मैं आपको बता देता हूं, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ये चीज ध्यान रखना, ये भारत की स्वतंत्रता से कुछ ही दिन पहले की डेट है। और तिरंगा जो था उसको किसने डिजाइन किया था, कई बार ये सवाल आ जाए तो पिंगली वेंकैया को नाम ध्यान रखना आप लोग, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। तो ये आंसर हमारा सही। चलो नेक्स्ट सवाल पढ़ो आप लोग सीधे। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है, किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? तो भाई साहब बहुत डर गए होंगे हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले भी, क्योंकि ऐसी भाषा जो लिखी हुई है, मैं लिखे दे रहा हूं, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग, अब समझ आ रहा होगा कुछ, एंड भाई मॉनिटरिंग अनुवीक्षण होता है, इवेल्युएशन ऑफिस। कई बार कई लोग सोच रहे होंगे ऐसा कुछ है क्या, इसको लिखते हैं DEMO, क्लियर।
क्लियर। यानी जब भी हम डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफिस की जब बात करते हैं, डीईएमओ की जब हम बात करते हैं, अब ठीक, जब हम डीईएमओ की बात करते हैं, ये किसके अंतर्गत आता है भाई साहब? ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। सवाल यहां से पढ़ोगे तो लगता है इसका ये छोड़ ही दो, लेकिन देखो कितना सरल सवाल है। डीईएमओ किसके अंतर्गत आता है? नीति आयोग के अंतर्गत आता है ना। नीतिगत इनपुट प्रदान करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य करना, निगरानी करना, मूल्यांकन करना, इन सब में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये नीति आयोग के तहत ही कार्य करता है। ये स्वयं भारत सरकार का एक प्रमुख थिंक टैंक भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक थिंक टैंक भी बोला जाता है। खैर ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं कि थिंक टैंक है ये, है ना, इतना भी जरूरी नहीं है एग्जाम में मेंस में लिख के आओ आप। चलो लेकिन ठीक है, नेक्स्ट सवाल करो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 241। ध्यान रखना, अनुच्छेद 241 क्या कहता है? देखो सारे अनुच्छेद में बता सकता हूँ, 40, 41, 42, 39। आप एक एक करो। जैसे यहाँ पे आप 241 याद कर लो, क्योंकि अभी शुरू में बहुत सारे अनुच्छेद हम लोग देख के आए, तो फिर 241 ही पढ़ लो भी। जरूरी क्या कहता है? ये किसको पावर देता है? आप ये समझना जरूरी है ना अपने लिए। पावर देता है, किसको देता है? पार्लियामेंट को। इजी है ना, समझ में आ रहा है ना? पावर देता है, किसको देता है? पार्लियामेंट को। क्या पावर देता है? पार्लियामेंट को तो पावर दे रहा है। क्या पावर दे रहा है? कि पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, किसके द्वारा? कानून द्वारा, लॉ के, बाई लॉ, ठीक है, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा, ध्यान से सुनो, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, है ना, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए, लिख लो यहां पे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, हाई कोर्ट बना सकती है। ठीक है, संसद के पास ये पावर है। कौन दे रहा है पावर? 241, कि वो हाई कोर्ट बना सकती है केंद्र शासित प्रदेश के लिए बाई लॉ। ठीक है, या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में भी रख सकती है। एक चीज और एक्सप्लेन मैं कर दूं, कई बार कंफ्यूजन में आप लोग समझ नहीं पाते हो। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि मान लो स्टेट है कोई ए, ठीक है, कोई स्टेट है, उस स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, तो इस केंद्र शासित प्रदेश को इस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। क्लियर? पार्लियामेंट के पास ये पावर। यानी दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है और जिसका गठन दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 के द्वारा किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखना, चाहो तो लिख लो। यानी जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का हाई कोर्ट जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट, ठीक, 1966 के द्वारा बनाया गया था। अब जैसे हम अन्य की बात करते हैं, किसी को राज्य के अंतर्गत जो मैंने बताया रख दिया गया, तो जैसे चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये मतलब जैसे ये सारे हैं ना, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्लियर? तो खैर अपना 241 आपको आर्टिकल समझ आ गया ना? क्लियर है? चलो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? चलो बताओ। पर्यावरण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? 1986 में आया, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल क्या है बना? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? चलो बहुत इजी सवाल है, अभी कल किया है अपन लोगों ने ना, सभी को पता है 86वां संविधान संशोधन था, है ना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। हाँ, 2002 के बाद राइट टू एजुकेशन तो आया। एक चीज देखना, राइट टू एजुकेशन तो आया सॉरी, लेकिन आर्टिकल 21A के तहत, है ना, क्लियर, ये ध्यान रखेंगे। यानी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंसर्टेड आर्टिकल 21 इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। क्लियर? हिंदी माध्यम 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। क्लियर? याद रहेगा? चलें आगे। चलो, यहां पे याद करना असल में बहुत जरूरी है, विच इज इंपॉर्टेंट। याद करना वाकई में जरूरी है। कौन सा एक सही नहीं है? यहां पे एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम गोवा की बात करते हैं तो 40 हैं,
क्लियर। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 403 हैं, क्लियर है। विधानसभा सदस्यों की संख्या, क्लियर। उत्तराखंड की बात करते हैं 70 है, सही है। मणिपुर में 62 नहीं है, गलत है, मणिपुर में है 60, ठीक है। ठीक है, मणिपुर में कितनी है? 60। ठीक, चलें आगे। चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। कौन सा एक सही नहीं है? तो अच्छा, ये जो राधा स्वामी सत्संग की जब हम बात करते हैं, ये कहां पे पता? ये आगरा, आगरा के दयाल बाग में। भारत धर्म महामंडल की जब बात करते हैं तो ये वाराणसी। सनातन धर्म रक्षणी सभा की जब हम बात करते हैं, ये स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ये सही है अपना, ठीक है, यही सही है। देव समाज की जब हम बात करते हैं, ये लाहौर में था। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। राधा स्वामी सत्संग, ध्यान रखोगे, आगरा दयाल बाग, राधा स्वामी सत्संग आगरा दयाल बाग, भारत धर्म महामंडल वाराणसी, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता, और देव समाज बनारस नहीं बल्कि लाहौर, ठीक है। चलें आगे, यानी ये 3 अपने गलत हो गए, ठीक है। चलो, कह रहा है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। चलो बताओ। संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की यहां पे बात कर रहा है, जेपीएससी की बात कर रहा है, यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की यहां पे बात की जा रही है। चलो बताओ, इसके द्वारा बनाया जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा द्वारा। तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ध्यान रखना, ठीक है, यानी संसद के अधिनियम के द्वारा बनाया जाएगा। यानी कैसे क्रिएट होगा? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्लियर। अच्छा, एक्ट जो होगा, अधिनियम, उन राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर पारित किया जाएगा, जिस राज्य में बनाना होगा तुमको, है ना, उस राज्य के विधानमंडल में पारित किया जाएगा, जो एक संयुक्त आयोग का गठन करना चाहते हैं, उस राज्य में करोगे जाके, ठीक है। और ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है? अच्छा, कोई बताएगा तो 315 क्लॉज 2, आर्टिकल 315 क्लॉज 2 की बात कर रहा है, यानी दिस इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर आर्टिकल 315 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, लाइट कल से नहीं आ रही सही से। चलो देखते हैं कितनी देर चलता है। LBS, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, हो जाएगा। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। यानी लीड बैंक स्कीम की यहां पे बात की जा रही है, लीड बैंक स्कीम की यहां पे बात कर रहे हैं। वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके द्वारा ये आई थी? ध्यान रखना, RBI के द्वारा आई थी 1969 में, ठीक है। पहले तो ये ध्यान रखना आप लोग, RBI के द्वारा आया 1969 में। अग्रणी बैंक योजना की ही यहां पे बात की जा रही है। आर्थिक उपायों में से LBS क्या है? एक अग्रणी बैंक योजना है, ठीक है। और ये इसका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये शुरू की गई थी। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बाकी इतना ज्यादा पूछने की, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये योजना अब ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना चाहती थी। अब ये चीज इतनी जरूरत नहीं है यहाँ पे पूछेगा, क्योंकि UPSC की तरह तो पूछता नहीं है कि वो इसका ऑब्जेक्टिव पूछे जाके आपसे, वो तो सीधे ये पूछ रहा है, देख लो। सवाल ये करो, चलो इजी सवाल है, मत कहना ये टफ है। चलो बताओ, कौन सा सही नहीं पूछा है? भाई साहब, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का अभी मैंने आपको बताया था, सही है ना। सेपरेशन की जब हम बात करते हैं तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की सेपरेशन की बात करते हैं, तो आर्टिकल 50 में बात की गई।
ये भी अपना सही है। आर्टिकल 46 यानी एससी और एसटी की जब एजुकेशन की और इकोनॉमिकल हित की जब बात की जाती है 46 ए, ये भी सही है। ग्राम पंचायत बनानी है आपको। भाई साहब यही गलत है, ये 43A नहीं 43B है। क्लियर? 43A फिर किससे संबंधित है? उद्योगों के प्रबंधन से। उद्योगों के प्रबंधन से। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है 844 सवाल क्या कह रहा है? पढ़ो, चलो सवाल पढ़ो। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही भाई, करेक्ट है। एक क्योंकि इसने पंचायती राज व्यवस्था को एक संस्थागत बनाया है ना, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य भी किया। फिर 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो पता हुआ क्या, पंचायती राज जितनी संस्थाएं थी ये सरकार की इच्छा पे डिपेंडेंट थी। इनके पास कोई सुरक्षित संवैधानिक आधार भी नहीं था कि इनके पास कोई किसी भी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस हो। राइट, तो वहां से अगर ये देखा जाए तो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, साथ में भारत में स्थानीय शासन का एक स्तंभ, मतलब एक आधार स्तंभ भी इसको बनाया। तो आप बस इतना समझ सकते हो, उन्होंने संवैधानिक दर्जा देकर इस समस्या को दूर कर दिया कि उन्हें एक संवैधानिक आधार भी मिल गया। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो बस आप इतना ध्यान रखना कि ये सही व्याख्या भी कर रहा है ना। चलो, उनकी स्थापना का कालक्रम बताना है। हालांकि अब ऐसा सवाल अब तो हमें नहीं लगता पूछेगा, लेकिन फिर भी चलो लिख लो इसको। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी। ठीक है, समाजवादी पार्टी 1992 में बनी। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो 1982 में बनी थी, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 1998 में बनी। तो 1 3 1 2 4 3 1 2 4 किसमें? ए नंबर में, ये दो है। ठीक है, ठीक, चलें आगे। चलो, भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज कानून कब पारित किया गया? कह रहा है सवाल, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। एक्सटेंशन देखो क्या लिखा है, एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इस एक्ट को ही, ये जो है ना पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार, ये अधिनियम 1996 में आया, और इसे ही क्या कहा गया? पेशा। क्लियर, इसे ही पेशा कहा जाता है। ये पंचायती राज प्रणाली के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए बनाया गया था। यानी इसका कहने का मतलब क्या था कि पेशा वॉज इनेक्टेड टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम टू द शेड्यूल्ड एरियाज। यानी जो पंचायती राज सिस्टम के जो हमारे प्रोविजंस हैं उनको शेड्यूल्ड एरियाज तक भी एक्सटेंड किया है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सेकंड, ये हाँ, अनुच्छेद 109 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। यानी कह रहा है कि द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सेटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इज गिवन इन द आर्टिकल 109। गलत, ये स्टेटमेंट गलत है। जब भी हम जॉइंट सेटिंग की बात करते हैं तो 108 की बात आती है, आर्टिकल 108। क्लियर, तो आर्टिकल 109 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 109 की जब आप बात करते हैं तो ये मनी बिल से रिलेटेड है। क्लियर, क्लियर, क्लियर है। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताओ, मनी बिल का आर्टिकल जो है, इसके अंदर जो आप बता सकते हो कि कौन सी चीज मनी बिल मानी जाएगी और कौन सी चीज मनी बिल नहीं मानी जाएगी? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना, 110 आर्टिकल जो है वो मनी बिल का है, 109 नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। 109 क्या कहता है
110 में मनी बिल की डिफिनीशन दी गई है और 109 में क्या किया गया पता है, दो है तो वो भी स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। 109 में मनी बिल के रिस्पेक्ट में कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं उसके बारे में, हालांकि है वो भी मनी बिल के बारे में डायरेक्ट, लेकिन हम आर्टिकल 110 बता रहे हैं आपको, डिफिनीशन है मनी बिल के बारे में, ठीक है। चलो अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताओ इसके अंदर के प्रोविजन, चलो बताएंगे, चलो आगे बहुत सारे मनी बिल के हमें सवाल मिलेंगे ना, तो हम वहां पे मनी बिल कर लेंगे, क्योंकि यहां पे परेशान मत हो वरना फिर ज्यादा लोड हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। हाँ ये सही है, 118 के अनुसार, 118(4), आर्टिकल 118(4) है ना, यानी कह रहा है कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड ओवर अ ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, इन द ऑब्सेंस ऑफ डिप्टी स्पीकर। अगर कोई ऑब्सेंस हो गया तो डिप्टी स्पीकर करेगा लोकसभा का, फिर अगर वो भी एब्सेंट है तो फिर चेयरमैन करेगा राज्यसभा का, ठीक है। खैर वो चीजें आपको पता होंगी, लेकिन अभी आप ये इसमें क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है सवाल में, केवल दो ऑप्शन सही है इसमें। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? इंटरिम गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं, जब हम इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब बात की जाती है, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलो चलो ये मिलाओ, बढ़िया सवाल है, मिलान करना है आपको, कह रहा है मिलान करना है। चलो तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? बिल्कुल शपथ, ओथ। चौथी अनुसूची में हाँ राज्य विधान परिषद राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक है। सातवीं अनुसूची में, आठवीं अनुसूची में सभी को पता है भाषाएं हैं, और इसमें संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई जितनी भी मतलब संसद और राज्य मंडल द्वारा जो सूचियां बनाई जाती हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, उनके बारे में बात की गई है। क्लियर है, इजी है तो, है ना। 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4, एक सेकंड, 2 1 4 3, सॉरी, हाँ 2 1 4 4 3, 2 1 4 3, सी सी, ठीक है। चलो 850, अच्छा ये एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा ये रिवीजन के लिए सारी चीजें याद कर लेना, बाकी चीजें तो मैं बताता चल रहा हूँ आपको, डोंट वरी। कॉल कम कराएं, उसके क्रम से लगाना है, कौन पहले आता है फिर कौन सा बाद में आता है। हाँ देखो, पहले संघ तथा उसका कार्य क्षेत्र आता है, वेरी गुड, फिर कौन आएगा? फिर उसके बाद नागरिकता आती है, हाँ वेरी गुड, फिर उसके बाद डीपीएसपी, बताओ डीपीएसपी आता है कि फंडामेंटल ड्यूटी आती है? चलो बताओ, वेरी गुड, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन है ना बी, हाँ ठीक। अरे पहले ऑब्वियस सी बात है, पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है, फिर उसके बाद सिटीजनशिप आएगी, फिर डीपीएसपी आता है, फिर फंडामेंटल ड्यूटी आता है। डीपीएसपी का कौन सा पार्ट है? बार बार बता चुके हैं, भूलना नहीं, पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी का कौन सा पार्ट है? तो फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है पार्ट 4A। क्लियर है? चलो मेक इन इंडिया, तो जब हम यहाँ पे मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में आरंभ किया गया। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिल्कुल। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना, कहीं ना कहीं उन्हें मोटिवेट करना, आप ऐसा बोल सकते हो, ये इनकरेज, उनको इनकरेज करना, कंपनीज को इनकरेज करना, या जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया को उसको फैसिलिटेट को इन्वेस्टमेंट और प्रोवाइड करना, आप ऐसा समझ सकते हो, फैसिलिटेट करना, इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? चलो बताओ, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। क्लियर? तो बोथ करेक्ट है ना, एक और दो दोनों करेक्ट हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन कौन करता है? देखो ये सवाल भी इजी है हमारा, कठिन तो है नहीं। हु कंडक्ट्स ऑल द इलेक्शन फॉर पंचायत? तो राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, बता चुके हैं, अब बताने की जरूरत नहीं। आर्टिकल बताओगे, कोई कमेंट करोगे, मैं लिखूं 243 के, बताया था मैंने आपको अभी, है ना, आज ही बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्या कहता है? द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन टू सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड, क्या पता क्या, देखो सुपरवाइज, डायरेक्ट एंड कंट्रोल
द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड द कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत। ठीक है, यही लिखा हुआ है सीधे कि सभी पंचायत के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना और निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए अनिवार्य करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो मिलान करना है यहां पे भी। भारतीय मजदूर संघ, तो भाई साहब ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता है। और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये बिलोंग करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से। फिर यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस मार्क्सवादी, ये बिलोंग करता है कम्युनिस्ट पार्टी से। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चले, अब ये तो वही हो गया ना, फिर मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, फिर यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये मार्क्सवादी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, चलें आगे। अब बार बार ये सवाल रिपीट हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत इसका क्या हो जाएगा? फिर मिला लो 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, डी ऑप्शन करेक्ट है, देख लो कहीं पे है। 853 853 का डी ठीक तो है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह यानी पीएम स्वनिधि स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट ग्रुप अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? टारगेटेड ग्रुप की बात की जाती है तो ध्यान रखना इसमें फुटपाथ विक्रेता की बात की गई, स्ट्रीट वेंडर्स जितने हैं उनकी बात की गई। क्लियर, चलें आगे। चलो आज का लास्ट सवाल करते हैं क्योंकि कल यहां से हम लोगों ने किए ही थे सारी चीजें। चलो आज का ये सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 अमेंडमेंट ग्रांट स्पेशल टू स्टेटस टू दिल्ली। ठीक है, इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, यानी दिल्ली को आधिकारिक तौर पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। चलो फिलहाल के लिए आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि और ज्यादा क्वेश्चंस करने पे फिर मैं क्लास अपलोड भी नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्ड ही करता रहूंगा क्योंकि आज लाइट आई नहीं है, मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी कम है। फिर भी हम लोगों ने काफी सवाल किए हैं और उचित समय भी दिया है आज की क्लास में। कल थोड़ा सा समय ज्यादा कर देंगे, 2 घंटे चलो कल क्लास ले लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल की संख्या भी बढ़ा देंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, रिवीजन। और आज की क्लास जिसने भी पूरी देखी है बस वो इतना लिख के जाए, आई विल क्लियर। प्लीज बेटा रिवाइज कर लेना। तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, मुझे पता है, मैं देखता हूँ मैसेज, रिप्लाई भी करता हूँ। देखना तुम जरूर प्रीलिम्स क्लियर करोगे और आप उन सपनों को हासिल करोगे जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हो। बस आप मेहनत से लगे रहना, कोई कुछ भी कहे बस आप अपना काम करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड यू विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025। और ये लिख के जाना कि आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।